हेलो दोस्तों, आज मैं वापस लेके आ चुका हूँ एक नई क्वारा की हॉरर स्टोरी। मैंने पहले भी क्वारा की हॉरर स्टोरीज के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना रखी है, तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं। मैं उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो के एंड तक जरूर देखना। आप में से बहुत सारे लोगों को क्वारा वेबसाइट के बारे में नहीं पता होगा। दरअसल क्वारा एक वेबसाइट है जिसपे लोग क्वेश्चन आंसर पूछते हैं, मतलब कुछ लोग क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ लोग उसका आंसर देते हैं और लोग अपनी इसमें रियल लाइफ स्टोरी शेयर करते हैं। आई होप आपको इस वेबसाइट के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया होगा, वरना आप इस वेबसाइट पे जाके भी देख सकते हैं, लेकिन वो आप इस वीडियो के बाद देखना। अगर आपको ऐसी वीडियो जाके देखनी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना, उससे मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियोस बनाने के लिए। और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। और ये मैं कहानी आपको उन्हीं लोगों के नजरिए से सुनाऊंगा, इसलिए बिना आपका हमारे साथ वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे पति ने मिलिट्री में मेडिकल जॉब करने के लिए 1 साल की ट्रेनिंग ली थी। ट्रेनिंग का समय काफी लंबा था, इसलिए मुझे और हमारे बच्चे को उनके साथ रहने की अनुमति दे दी गई थी। हमने सोचा कि हम काफी लकी हैं, क्योंकि हमें काफी सस्ते दाम में सैन एंटोनियो शहर में एक घर मिल गया था और जो उस घर का ओनर था वो भी किसी मिलिट्री फैमिली को ही वो घर रेंट करना चाहता था। हमने सोचा ये तो हमारे लिए काफी अच्छी बात है। उस घर में 3 बेडरूम थे, एक बड़ा ऑफिस था, एक गैरेज था, एक छोटा स्टोरेज शेड था और एक ग्राउंड में पूल भी था। और वो सब सिर्फ हमें मिल रहा था $850 पर मंथ में, और ये सब हमें काफी अच्छा लगा। शुरू में तो हमें ये काफी अच्छा लग रहा था। हम वहाँ बार बार कुकआउट करते थे, अपने नए दोस्तों को बुलाते थे और काफी हम मजा करते थे। बच्चों को भी स्विमिंग काफी पसंद थी और वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा था, इसलिए वो भी स्विमिंग करते रहते थे। किचन वहाँ पे थोड़ा छोटा सा था, पर जो प्ले रूम था वो काफी बड़ा था और वो शेल्फ्स में बना हुआ था। उसके अंदर एक स्प्लिट डोर था जिसका मैं नीचे का बॉटम बंद कर सकती थी और ऊपर का खोल सकती थी, जिससे मैं किचन में बिजी होकर भी अपने बच्चों को वहाँ से देख सकती थी। और एक प्राइमरी स्कूल हमारे घर के पास में ही था। हमें ये सब काफी पसंद था। फिर कहानी की शुरुआत होती है। हम वहाँ पे कुछ महीनों तक थे जब हमें पहला साइन दिया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। जो हमारा आंगन था उसके ऊपर से पक्षी नहीं उड़ते थे। जब भी कोई कभी कभार पक्षी उड़ता था तो उसकी हवा में लड़ाई हो जाती थी, जिसकी वजह से वो मरकर नीचे गिर जाता था। यह चीज ऐसी थी जो हमने कहीं भी कभी भी नहीं देखी थी। ऐसी जानवरों का अजीब सा बिहेवियर वहाँ पे होता रहा। हमारे जो टॉयलेट था उसके अंदर एक छोटा सा क्रैक था जिसके अंदर से बहुत सारे सांप के बच्चे निकले थे, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि हमने उसे बाद में सील करा दिया था। बहुत सारे छोटे मोटे जानवरों की लाश हमारे आंगन में दिखाई देती थी। हमारी जो स्टोरेज की शेड थी उसके नीचे बिल्ली ने अपने बच्चों को जन्म दिया था। हम वहाँ से बिल्ली को नहीं देख सकते थे, लेकिन हम उनकी आवाज सुन सकते थे। मेरे हस्बैंड के कोवर्कर ने उनको एक बिल्ली दी थी। मैं बचपन से ही बिल्लियों को पालतू ही बड़ी हुई हूँ, लेकिन हम उस बिल्ली को सही से पाल नहीं सके। उस बिल्ली के निशान अभी भी मेरे शरीर पर है। फिर हमने उस बिल्ली को वापस दे दिया। पर मेरे को जिस जानवर की घटना ने सबसे ज्यादा उदास किया वो था एक पक्षी। जो हमारे पूल के पास टावल स्टैंड था उसके ऊपर एक पक्षी ने अपने बच्चों को जन्म दिया था। मतलब उसने वहाँ पे घोंसला बना लिया था। हम कई हफ्तों तक उसको देखते रहे और जो उन बच्चों की माँ थी वो हमेशा वहाँ पे आकर बैठती थी। जब भी वो अपने बच्चों के लिए खाना लेने जाती थी मैं अपने बच्चों को घोंसला देखने के लिए बोलती थी, लेकिन मैं उन्हें हमेशा वार्निंग देती थी कि वो अंडे को छुए ना ही घोंसले को छुए। फिर कुछ दिनों बाद अंडे फूटने लगे, मतलब उनमें से बच्चे निकलने लगे। लेकिन अगले दिन जब मैंने देखा जो मामा बर्ड थी वो तो वहाँ से चली गई थी और वो वापस वहाँ पे कभी नहीं दिखी। फिर मैंने अंडों की तरफ देखा, वो अंडे आधे फूटे हुए थे और जो उनके अंदर बच्चे थे वो भी मर चुके थे और उनके जो मरने का एक्सप्रेशन था वो बहुत ही ज्यादा अजीब था। आज तक मैंने किसी पक्षी का ऐसा एक्सप्रेशन नहीं देखा था। जिस दिन से पक्षी मर गए थे उस दिन से वहाँ पे शोर आना शुरू हो गया था। वहाँ पे एक अजीब सी खरोचने की आवाज आ रही थी। मैंने इसे यह कहकर टाल दिया ये कोई गिलहरी होगी या कोई पेड़ की आवाज आ रही होगी या कोई पेड़ की हवा में हिलने की आवाज आ रही होगी, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा। फिर नॉकिंग स्टार्ट हुई। कोई हमारे गेट पर बार बार नॉक कर रहा था और वो आवाज घंटों तक आती रहती थी, लेकिन वो आवाज कहाँ से आ रही थी वो मैं कभी ढूंढ नहीं पाई। कभी कभार मैं गुस्से में बोल देती थी कि रुक जाओ, और वो आवाज तभी रुक जाती थी। जो नॉकिंग की आवाज थी वो हमारे पीछे वाले गैराज के डोर से आ रही थी। मेरे को पता नहीं था कि उस गेट के पीछे क्या है, क्योंकि हमने उस गेट को दोनों तरफ से स्क्रू लगाकर बंद कर रखा था और उसके ऊपर हमने पेंट कर दिया था। फिर मैंने मकान मालकिन को बुलाया और उनसे पूछा कि इसके पीछे क्या है, और मैंने उनको आवाज के बारे में भी बताया। उसने कहा कि ये वाटर हीटर की आवाज है, पर मेरे को पता था ये उसकी आवाज नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि वाटर हीटर तो हॉल में लगा हुआ है। फिर उन्होंने कुछ बड़बड़ाते हुए बहाना बनाया और फटाफट फोन का बहाना देके चली गई। इसका कोई भी मतलब नहीं था। एक दिन वापस मैं उस दरवाजे के पास गई। फिर जैसे ही मैंने अपना हाथ दरवाजे की तरफ बढ़ाया वो आवाज बंद हो गई। मेरी उंगली उस दरवाजे से सिर्फ 1 इंच दूर थी, इसलिए ऐसा नहीं था कि मैंने किसी ढीले दरवाजे को धक्का देकर उसकी आवाज बंद कर दी हो। और मेरा विश्वास कीजिए वो डोर एकदम बिल्कुल लूज नहीं था। फिर मैं वापस जाने लगी और वो आवाज वापस स्टार्ट हो गई। फिर मैं वापस उसके पास आई और वो आवाज
वापस बंद हो गई। यह कुछ घंटों तक चलता रहा। फिर मैंने एक बार हेलो कहा और वो आवाज तभी बंद हो गई। फिर मैंने उसके बाद भी कई क्वेश्चंस पूछे लेकिन उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। मैं बहुत ही ज्यादा चौंक गई थी। फिर मुझे डरावने सपने आने लगे थे। मुझे मेरे सपनों में एक लंबी टोपी पहने लंबा इंसान दिखाई देता था जो मेरा पीछा करता था। मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा था लेकिन उसकी हंसी मुझे सुनाई देती थी। मैं अपने सपनों में बहुत ही अजीब अजीब जानवरों को देखती रही, जैसे एक अजीब सा जानवर जिसका सिर कुत्ते का या एक सियार का था और उसकी बॉडी रकून की थी पर उसकी पूंछ किसी और चीज की थी और उनकी आंखें एकदम लाल थी। मैंने इसके बारे में ऑनलाइन सर्च किया लेकिन मेरे को इसके बारे में कुछ नहीं मिला। कहने की जरूरत नहीं थी, अब मुझे अच्छे से भी नींद नहीं आती थी। मैं बहुत बीमार रहने लगी थी, मेरा शरीर बहुत ज्यादा दर्द करने लगा था। मैंने अपना ज्यादातर समय बिस्तर पर रोते हुए बिताया। मैं बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो गई थी और वो आवाजें हमेशा आती रही। फिर आखिरकार मैंने सोचा कि अब मैं ये सब बंद करके ही रहूंगी। फिर मैंने ऑनलाइन सर्च करना शुरू किया। मैंने पैरानॉर्मल रिसर्च टीम के बारे में देखना शुरू किया जो मेरी मदद कर सके, लेकिन मेरे को कुछ नहीं मिला और ना ही मैं किसी से कांटेक्ट कर पाई। जब मेरे को आखिर में कुछ नहीं मिला फिर मैंने एक लोकल कैथोलिक डियोसिस को बुलाया। मैं कैथोलिक भी नहीं हूँ पर मेरे को लगा कि वही ऐसे व्यक्ति हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति को जानते होंगे जो ये सब सही कर सके और उन्होंने वैसा किया भी। मेरे को लगा कि वो मेरे को सीरियसली नहीं लेंगे लेकिन उन्होंने मेरी बात को एकदम ध्यान से सुना। वे मेरी कहानी पर जरा भी नहीं भड़के। उन्होंने बस इतना कहा कि आपको इस आदमी को बुलाने की जरूरत है और वो ऐसे ही मामलों को संभालता है। उनके पास एक लड़का था जो इन कामों में माहिर था। मैंने उसे फोन किया और उसे सब कुछ बताया। मुझे डर था कि वो ये ना सोचे कि मैं पागल हूँ। मैंने उससे कहा कि मुझे विश्वास है कि ये जो कोई भी है वो मुझे मारना चाहता है या मेरी शादी को खत्म करना चाहता है। उन्होंने कहा कि उन्हें उस शाम मेरे पति से बात करनी होगी। मैंने मन में सोचा कि वो मेरे पति को यह बताना चाहता होगा कि वो मुझे एक डॉक्टर के पास ले जाए। फिर शाम को मेरे पति ने उससे कॉल पर बात की। फिर हमारे घर पे कुछ आदमियों की टीम की एक अपॉइंटमेंट हुई जो हमारे घर को आशीर्वाद देना चाहते थे। उस आदमी ने मेरे पति को बताया था कि जब मैंने उसे कॉल किया था तो उसके बाद उसे 5 कॉलें और आई थी। उसने कहा कि तुम्हारे घर पर संक्रमण हो गया है। फिर मेरे को बाद में पता चला कि कैथोलिक्स इन्हें हाउस का पोजेशन कहते हैं। जो वो लोगों की टीम आई थी उन्होंने पवित्र जल, बाइबल, स्कैपुलर्स जैसी चीजें लेकर आए थे। उन्होंने प्रार्थना की, धूप और मोमबत्तियां जलाई, बाइबल पढ़ी और घर और आंगन के हर इंच पर पवित्र जल को छिड़क दिया। इससे कोई मदद नहीं मिली और हमें हटना पड़ा। हमने उस घर को छोड़ने का प्लान बना लिया था। फिर जब मेरे पति हमारे घर का आखिरी सामान पैक कर रहे थे क्योंकि मैंने जाने के बाद उस घर में वापस जाने से बिल्कुल मना कर दिया था, तो उनकी मुलाकात बगल के एक पड़ोसी से हुई। मेरे पति ने अजीब से घटनाओं के बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया लेकिन उन्होंने मेरे पति को कुछ अजीब सा बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी वहाँ से कुछ अजीब आवाजें सुनी थी और जब उसका पति इसकी जांच करने के लिए ऊपर गया था तो उसने लाल चमकती आंखों वाले रकून जानवरों का एक झुंड देखा। मुझे नहीं पता कि अब वहाँ पे कौन रहता है और बाद में वहाँ के पड़ोसियों को कोई दिक्कत हुई होगी या नहीं। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे को कभी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस चीज का पता लगा पाऊँ। मैं उस घर से छुटकारा पाकर बहुत खुश हूँ। मुझे वहाँ के पड़ोसियों ने बताया कि हम ही एक ऐसा परिवार थे जो उस जगह पर 6 महीने से ज्यादा रहे और मुझे ये भी पता है कि हमारे जाने के 2 साल बाद किसी ने वो घर खरीदा था। और हाँ, मैं एक सबसे अजीब किस्सा तो सुनाना भूल ही गई। जब हम उस घर से चले गए थे उससे पहले मैं बार बार उस गैरेज में जाती थी। पता नहीं मेरा बार बार मन उस गैरेज में जाने के लिए क्यों करता था। फिर मैंने एक दिन उसके स्क्रू खोलना चालू कर दिया। फिर मैंने उसका लास्ट स्क्रू भी खोल दिया। फिर मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया और अपने आप को इकट्ठा किया ये देखने से पहले कि उस गेट के पीछे क्या है। मैं बुरी तरह थक गई थी। उस टाइम घर पर कोई नहीं था। मैं बिल्कुल तैयार थी उस गेट के खोलने के लिए पर मैं कुर्सी पर ही सो गई। मैं आज तक इस चीज को समझ नहीं पाई पर मैंने आज तक उस गेट को कभी नहीं खोला। आई होप दोस्तों आपको ये स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी। अगर आपको ऐसी स्टोरीज आगे सुननी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और मैंने ऐसी कई सारी स्टोरीज चैनल पे बना रखी हैं तो आप उन्हें भी जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक करना मत भूल जाना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तब तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।